बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो पाकिस्तानी जो सुबह सवेरे तलाश रिस्क में निकलते हैं, शाम का घर लौटते हैं, तो इनके सामने 2 दर्जन से ज़्यादा टेलीविज़न चैनलों पर बैठे हुए एंकर्स दिन भर की खबरों, वाक़यात, सानियात और गर्मजोश बयानात पर धुआंधार प्रोग्राम कर रहे होते हैं। किसी चैनल या प्रोग्राम पर यूँ लगता है पाकिस्तान माशी, अस्करी और मालियाती तौर पर डूब चुका है, गहरी कब्र में दफनाया जा चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। कोई पुकारता है अभी नब्ज़ चल रही है, सांस बाकी है, मसनूई तनफ़्फ़ुस दिया जा रहा है। उम्मीद रखनी चाहिए कि इसके तन मुर्दा में जान आ जाएगी। बहुत कम और शायद बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम हैं जो कोई खुशी की नवीद सुनाएं, हालात बदलने की खुशखबरी दें, या फिर कम अज़ कम मुल्क के थके हारे अवाम को रात के इस पहर में उम्मीद के सपने दिखाकर ही सुकून की नींद अता कर दें। अमन, सुकून, इत्मीनान, तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का चूरन मीडिया की दुकान पर नहीं बिकता। अमूमन इसकी दलील ये दी जाती है कि लोग मनफी प्रोपेगेंडा को पसंद करते हैं, वो सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं और इन्हें सिर्फ तबाही, बर्बादी अच्छी लगती है। पूरी दुनिया के 200 के करीब ममालिक, लेकिन ऐसा रोना सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मीडिया ही रोता है, इसलिए कि इन दोनों का खमीर जिस मिट्टी से उठा है, इसमें गीबत, चुगली, झूठ, इफ्तरा, बिला सबूत इल्ज़ाम और किरदार कशी का मर्ज मुद्दतों से चला आ रहा है। सियासी और मजहबी लीडरों की तकरीरें उठाकर देख लें। आज से 100 साल पहले भी हमारे मजहबी रहनुमा और सियासी अपनी तकरीर के मरकजी जज्बाती नुक्ते को अपने मुखालिफ की किरदार कशी से इबारत लिखते थे। फलां जाहिल है तो फलां का ख़ानदान निचले दर्जे का है, इस मुखालिफ की ज़ात और ख़ानदान वालों के अखलाकी किरदार में ये बुराइयां हैं, तो फलां मुखालिफ का बाप कैसी इबरतनाक मौत का शिकार हुआ था। यही नहीं बल्कि किताबों का एक सिलसिला है जो एक दूसरे की किरदार कशी पर मबनी है। इन तकरीरों, किताबों, अखबारी मज़ामीन और इल्मी कहलाए जाने वाले रिसाले जात में इस कदर झूठ, इफ्तरा और कज़ब बयानी है कि तबीयत मितलाने लगती है। इन किताबों को बार बार छापा जाता है, मजहबी जलसों में लहरा लहरा कर दिखाया जाता है, गले फाड़ फाड़ कर मुखालिफ की तौहीन की जाती है, और अगर इनको कभी अखबार में मजमून लिखने का मौका मैसर आ जाए या टेलीविजन के किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए बुला लिया जाए, तो नफरत के व्यापारी ये मजहबी और सियासी रहनुमा, आलम दानश्वर अपना सारा जोर बयान मुखालिफिन के आबा अजदाद, अपनी नींद सोए हुए रहनुमाओं, लीडरान और सदियों पहले किताबें तहरीर करने वालों की किरदार कशी पर खर्च करते हैं। इसी खमीर से पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मीडिया ने जन्म लिया है। गीबत हमारे माशरे का सबसे बड़ा टाइम पास यानी फारग वक्त काटने और महफिलबाजी का जरिया है। हम गलियों, चौराहों, गाँव के दारों और चाय खानों के कोनों में जमा होकर सिर्फ और सिर्फ मजेदार, चस्केदार गीबत कर रहे होते हैं। दुनिया भर के दफातर में तरक्की का मैार किसी हद तक कारकर्दगी और पास की खुशामद का आमीज़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ कारकर्दगी की बजाय खुशामद और गीबत कारकर्दगी का पैमाना बन चुकी है, और यही तरक्की का जीना भी है। गुज़िश्ता 40 वर्षों से इस गीबत ने इस कदर सरकारी पजीराई हासिल की है कि अब ये किसी सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा, सरकारी मुलाजिम, यहाँ तक के अस्करी इदारों के अफराद की किरदार कशी से लेकर इनकी तरक्की का पैमाना भी तस्वुर होती है। जिस मुल्क में 50 साल पहले एक महदूद सी खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, जिसका काम जराइम पेशा अफराद, चोरों, कातलों और डाकों के बारे में मालूमात हासिल करके मकामी पुलिस और इंतजामिया को फराहम करना था। हुकूमत के खिलाफ जो बगावत की तहरीकें मुनज़्ज़म हो रही हैं, शायरी लिखी जा रही है, या तकरीरें और कॉर्नर मीटिंग वगैरह होती हैं, इनकी खबर रखना है। कम अज़ कम 2 दर्जन के करीब ऐसे इदारे वजूद में आ चुके हैं जो हर इस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात इकट्ठा करते हैं जो थोड़ी बहुत अहमियत इस पाकिस्तानी माशरे में रखता है। इनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, मसाजिद के उलमा, बिजनेसमैन, अस्करी इदारों के मुलाजिम, NGO और रिफाई इदारों के सरकर्दा अफराद, यहाँ तक के मकबूल शायर और अदीब भी शामिल हैं। इन इदारों की रिपोर्ट्स बेशुमार जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन इनका सबसे खतरनाक इस्तेमाल सरकारी मुलाजमीन की तरक्की व कैरियर प्लानिंग में किया जाता है। एक शख्स की 50 साल की नौकरी एक मामूली सी एहलकार की रिपोर्ट की बुनियाद पर दांव पर लगा दी जाती है। इन रिपोर्टों के साथ ना तो कोई सबूत मुंसलिक होते हैं और ना ही ऐसे शवाहिद जिनकी बुनियाद पर ऑफिसर या अहलकार को अदालत में पेश किया जा सके। ज़ियाउल हक के ज़माने में जब इन रिपोर्ट्स पर इन्हिसार बढ़ा, अफसरान की शख्सियत तबाह करने के लिए 2 अल्फाज आम हुए: औरतों के रसिया, शराब की धत। किसी की शख्सियत और कैरियर को तबाह करने के लिए ये 2 लफ्ज़ काफ़ी थे। फिर जब हालात ये हुए कि हुकूमती सतह पर इस्लाम का बोलबाला ज़रूरी है,
تو ایسے مکروہ لوگوں کی ترقی تو قومی مفاد کے خلاف تھی۔ اسی طرح ایسی تمام رپورٹوں یہاں تک کہ لوگوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ ACRs میں 2 ایسے خانے رکھ دیے گئے جو کسی کی نوکری تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ پہلا خانہ تھا بددیانت، جبکہ دوسرا خانہ تھا بددیانتی کی شہرت رکھنے والا۔ چالاک اور ہوشیار افسران اور خفیہ ایجنسیوں والے پہلے خانے میں ٹک نہیں لگاتے تھے کہ کل کو کوئی ثبوت نہ مانگ لے، لیکن دوسرے خانے میں دیدہ دلیل کے ساتھ ٹک لگا کر جس کا کیریئر چاہے تباہ کر دیتے تھے۔ یہی وہ ہتھیار تھا جسے گزشتہ 40 سال سے ہر سیاستدان، حکمران اور فوجی فرما روا نے بے خوفی سے استعمال کی، اور ان کے خلاف استعمال بھی ہوا۔ انہی 2 درجن کے قریب خفیہ ایجنسیوں سے ایک اور لفظ ایجاد ہوا جسے میڈیا کی دنیا میں عرف عام میں ذرائع کہا جاتا ہے۔ آپ ایک لفظ ذرائع یا پھر باخبر ذرائع استعمال کریں اور پھر جو چاہے تحریر کر دیں، جو چاہے بول دیں۔ دنیا کی ہر خفیہ رپورٹ اس طرح شروع ہوتی ہے: بذریعہ سورس معلوم ہوا، اور لکھنے والے سے کوئی سورس کے بارے میں دریافت نہیں کرتا۔ اسی طرح میڈیا نے ایک اخلاقی ضابطہ بنا دیا ہے کہ صحافی اپنا سورس نہیں بتاتا۔ یہ ضابطہ اخلاق عالمی ہے جو میڈیا کے لیے بھی ہے اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے بھی۔ معتبر ذرائع کی اطلاع اور ایجنسیوں کی سورس رپورٹ، انہی دونوں کی بنیاد پر آج کے جدید معاشرے کی عمارت استوار ہے۔ وہ عظیم گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایسے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو۔ ٹوہ میں لگے رہنا، ایپ ڈھونڈنا اور بذریعہ سورس یا ذرائع سے سرکاری سطح پر میڈیا میں سر عام اس کا اعلان کرنا آج کاروبار زندگی ہے، اکثریت کے لیے لذت کا باعث بھی ہے اور بیان کرنے والے کے لیے ریٹنگ کا ذریعہ بھی۔ ایسی عمارت اگر اللہ کے غضب سے کسی دن دھڑام سے گر جائے تو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔